शिकी और मकोटो रॉड्स गार्ड एकेडमी की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन वो बेचारा चलता चलता थक चुका है। हम टेलीपोर्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि इससे हमारी लोकेशन का गॉर्डस को पता लग जाता। शिकी मकोटो से कहता है कि वो कुछ खाने पीने का सामान ढूंढे, तब तक वो रहने की अच्छी जगह ढूंढेगा। अच्छा, तुम कोई भी जगह ढूंढ लेना, सस्ती वस्ती सी, कुछ भी चलेगा। आप पागल है क्या? अगर टोमो और मियो को पता चला आप सस्ती जगह पर रुके हैं, वो मेरी जान ले लेंगी। दूसरी तरफ डमी प्लेन में मियो खाना बनाना सीखना चाहती है ताकि वो अपने हाथों का बना खाना मकोटो को खिला सके, लेकिन जब वहाँ के लोग उसे खाते हैं वो लगभग पर लोग से धार जाते हैं क्योंकि उसने खाने में हरी सब्जियों की जगह मिनरल ओर्स डाल दिए हैं। यहाँ तक कि उस करी के अंदर उसने बर्तन का हैंडल भी डाल दिया है। लेकिन मियो को उस पॉट के साथ साथ उन मिनरल्स को खाने में कोई तकलीफ नहीं थी। टोमो उसे बताती है कि मास्टर के साथ साथ डेमी प्लेन में बहुत सारे लोग हैं जो कि मिनरल्स और ये सब नहीं खा सकते। मेरी बात सुनो मियो, सिर्फ तुम ही डायन हो जो सारी चीजों को खा सकती है, बाकी के लोग ऐसे नहीं होते। वैसे भी तुमने कुकिंग तो सीखी ही नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुकिंग आती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इन ब्रेड्स को पका के दिखाओ। मियो अपने मैजिक से उन्हें पकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें जला ही देती है, जिसकी वजह से वो बेचारी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ मकोटो पहली बार ब्लू मीट खाता है, जो कि थोड़ा अजीब तो था लेकिन टेस्टी भी है। अपना चेहरा तो देखो, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो बोल दो यार। लेकिन मकोटो उससे कहता है कि उसे टेस्ट पसंद आया और उससे पूछता है कि क्या ये स्लाइम से बना है। वाह, तुम तो काफी अच्छे एडवेंचरर हो गए जो इतनी जल्दी तुम्हें इंग्रेडिएंट का पता भी लग गया। मैंने गिल्ड में स्लाइम्स को पकड़ने की रिक्वेस्ट भेजी है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? नहीं, मेरा मेन काम वैसे मर्चेंट का है और मैं रॉड्स गार्ड की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी पर चला जाता है। ये सब देखकर मकोटो वहाँ से चला जाता है और पेमेंट के तौर पर वो एक गोल्ड कॉइन छोड़ जाता है। मकोटो सिटी से गुजर रहा था, लेकिन सभी लोग उसके भटूरे जैसे चेहरे का मजाक उड़ा रहे थे। क्या मुझे मास्क को पहन के ही रखना चाहिए? वैसे जैसे मेरी पहली मुलाकात थी ह्यूमन से, उससे तो बेहतर ही है ये। मकोटो गिल्ड में जाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट को यकीन नहीं होता कि उसने एक स्पेशल रैंक मिशन कंप्लीट कर दिया, जबकि उसका रैंक सिर्फ ई है। कहीं इसके बदसूरत चेहरे को देखकर वो मॉन्स्टर डर के तो नहीं मर गया? मकोटो स्लाइम वाली क्वेस्ट को देखता है, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वो लेवल बी पर है। तभी एक लड़की रिसेप्शनिस्ट के पास आती है जो उससे कहती है कि मून ओवर द रून्ड कासल अटैक कर रहे हैं। ये सुन के मकोटो हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो पिछली जिंदगी में उसके फेवरेट गाने का नाम था। वो लड़की उससे पूछती है कि वो लोग उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। हमारे पास एडवेंचरर्स की कमी है और इतने एडवेंचरर्स नहीं है जो कि 100 या उससे ज्यादा बैंडिट से भिड़ सकें। वो लड़की रोने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, जबकि वो रोज गॉडेस से प्रे करते हैं। दो एडवेंचरर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर प्रार्थना से कुछ हो जाता तो एडवेंचरर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद वो उस लड़की को परेशान करने लगते हैं और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। आगे मकोटो जब गली से जा रहा था, उसे पता लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो अपनी काय का यूज करता है और उसे पता लगता है कि वो एडवेंचरर्स उस लड़की और उसके पार्टनर पर हमला कर रहे हैं, तो वो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। सबसे पहले वो उनकी कुटाई करता है जो कि उसका पीछा कर रहे थे और फिर उन्हें उठाकर उस लड़की के अटैकर्स पर फेंक देता है। उनमें से एक अपने वेपन को निकालकर मकोटो पर हमला करने जाता है, लेकिन वो उसे एक भी मौका नहीं देता और एक झटके में उसे भी हरा देता है, जिसके बाद वो अपनी हीलिंग काय का यूज करके उसके पार्टनर के जख्म को हील कर देता है। तुम एक डेमी ह्यूमन हो, फिर भी हमारी मदद क्यों कर रहे हो? देख बदतमीज लड़की, मैं भले ही बदसूरत हूँ पर हूँ इंसान। इसके बाद वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसका नाम लाना है और वो टापा विलेज से है और उसके पार्टनर का नाम ईतो है जो कि एक वेयरवुल्फ है। हैं, वेयरवुल्व्स? ये तो नाजुक कली लग रहा है। वेयरवुल्व्स तो खतरनाक होने चाहिए। मकोटो उससे पूछता है कि वो उन बैंडिट से लड़ने के लिए गिल्ड का इंतजार क्यों नहीं कर रही। लाना कहती है कि उन्होंने उनसे विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बार्कले को टॉर्चर किया और उसकी वाइफ की जान ले ली। इसकी वजह से विलेज के सारे लोग डर के मारे रिसोर्सेज उनके साथ शेयर करने के लिए मान गए हैं, लेकिन जिस विलेज में भी वो चोरी करते हैं वो उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और उसका एक विलेजर भी जिंदा नहीं बचता। तभी ईटो को होश आ जाता है। लाना, क्या गिल्ड हमारी मदद करेगा? लाना नाम में सर हिलाती है और वो माफी मांगता है क्योंकि वो बैंडिट से लड़ने के लायक ताकतवर नहीं है। मकोटो कहता है कि वो उन लोगों को उनके विलेज तक छोड़ के आएगा, पर क्योंकि उनका विलेज काफी दूर था वो उन दोनों को उठाकर वहां से भागने लगता है और पेड़ों पे कूदता कूदता शाम तक उनके विलेज में पहुंच जाता है। लाना उसे बाहर ही इंतजार करने को कहती है, तब तक वो सभी विलेजर्स को सारी बातें एक्सप्लेन करके आएगी। मकोटो ईटो से पूछता है कि क्या वो भी इस विलेज में रहता है। ईटो ये देखकर हैरान था कि वो उसकी भाषा बोल सकता है। लाना और कुछ और विलेजर्स हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन बाकी के विलेजर्स कभी भी एक डेमी ह्यूमन को अंदर आने नहीं देंगे। मकोटो अपनी इन्वेस्टिगेटिव काय का यूज करता है और उसे पता लगता है कि बैंडिट्स ने बहुत सारे विलेजर्स को घायल कर दिया है। क्या तुम इतनी दूर से बता सकते हो कि क्या चल रहा है विलेज में? तुम्हारी सूंघने की शक्ति तो कमाल की है। जब मैं तुम्हें उठाकर ला रहा था मुझे पता था कि तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे हो ताकि लाना किसी खतरे में ना पड़े, लेकिन अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अगली बार उसके लिए लड़ना होगा। तभी मकोटो माउंटेन की तरफ कुछ डिटेक्ट करता है और उस तरफ जाने लगता है। ईटो उसे रोकने की कोशिश करता है और मकोटो समझ जाता है कि वो भी जानता है कि उन जंगलों में है क्या। तुम आखिर हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? वो ठकेले बैंडिट मेरे फेवरेट गाने का नाम यूज कर रहे हैं, मैं बिना उन्हें पनिश किए नहीं छोड़ सकता। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें काफी सारे डेमी ह्यूमंस काम करते हैं, अगर वो इस तरफ आए तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। दूसरी तरफ मियो की कुकिंग का
राउंड 2 चल रहा था, लेकिन इस बार जो चीजें उसने खाने में डाली थी वो जहरीली निकलती हैं। टोमो उसे समझाती है कि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स मैटर नहीं करते, सभी स्पीशीज अलग अलग खाना खाती हैं। ये सुन के मियो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कुकिंग इतनी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि लाइम भी एक ह्यूमन है, तुम्हें उसके ऊपर अपनी कुकिंग को टेस्ट करना चाहिए, लेकिन इससे बेचारे की जान पर खतरा आ जाता। तो टोमो उससे कहती है कि उसे दुनिया में ट्रैवल करते हुए खाने और इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगाना चाहिए। यह आइडिया मियो को बहुत पसंद आता है और उससे ज्यादा बाकी लोगों को, क्योंकि अब उन्हें उसका खाना खाना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मकोटो बैंडेड की लोकेशन का पता लगा लेता है और वो अपने मास्क को पहन लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में जान सके। इसके बाद वो अपनी साइलेंसिंग काय का यूज करता है, जिससे आसपास के सभी एरिया में साउंड पूरी तरह से साइलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैंडेट्स बिल्कुल पगलाने लगते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी एरो से एक एक करके बैंडेट्स को शूट करने लगता है और जब एक बैंडेट उसके ऊपर अपनी चाकू से हमला करता है, उसका आर्मर आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है। वहां पर बहुत सारे बैंडेट्स अभी भी बचे थे और वो उनके ऊपर अपनी एरोस को वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो वो फायर एरोस का यूज करने लगता है और अपने एक ही अटैक से सभी बैंडेट्स को हरा देता है। और अब सिर्फ एक ही बैंडेट जिंदा बचा था जो कि मकोटो से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, पर वो उससे कहता है कि वो उन्हें नहीं मारने वाला, बस उन्हें अपने ग्रुप का नाम चेंज करना होगा। बाकी के विलेजर्स जब वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि सभी बैंडेट्स बंधे हुए थे। शिकी मकोटो को बताता है कि उसे रूम मिल गया है और उसका किराया 3 गोल्ड कॉइन्स है। मकोटो को ये बहुत ज्यादा महंगा लगता है, पर शिकी कहता है कि हीरोज को सारे किंगडम्स बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो उसे घटिया हालत में रहने नहीं दे सकता। मकोटो याद करता है कि गॉडेस ने उससे कहा था कि उसे अपनी दुनिया के लिए परफेक्ट हीरो मिल गए हैं और वो सोचने लगता है कि उसकी मुलाकात उनसे दोबारा कब होगी। आगे हम मकोटो को उसकी पिछली जिंदगी में देखते हैं जहाँ वो अपनी सीनियर से मिलता है जिसका नाम ओतोनाशी हिबिकी है। ये भला आर्चरी क्लब में क्यों है जबकि ये इतना एवरेज है, पर मुझे इससे जलन होती है क्योंकि मैं हर चीज बड़ी आसानी से कर लेती हूँ। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। तो भी उसके सामने एक लाइट आ जाती है जिससे वो अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। गॉडेस डीमन से अपनी दुनिया को बचाने के लिए उसकी मदद मांगती है और कहती है कि वो उसके साथ और भी हीरोज को भेजेगी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और मेरे दोस्त भी हैं। तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। क्या तुम सच में एक आसान जिंदगी जीना चाहती हो? क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें चैलेंज हो, जिसमें तुम्हें अपने पार्टनर के साथ अपनी जान को खतरे में डालना पड़े? ये सब सुन के हिबिकी उसके जाल में फंस जाती है और वो उसे काफी सारी पावर्स देती है और साथ ही एक स्पेशल ट्रेजर और उस सिल्वर सैश के साथ उसे लिनिया एम्पायर में भेज देती है, जहाँ सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि गॉडेस ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि एक हीरो वहाँ आने वाला है जो उनके डीमन से लड़ने में मदद करेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हिबिकी को पता लगता है कि डीमंस को बहुत दूर की जगह पर खदेड़ दिया गया था, लेकिन कुछ सालों से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं और एलिशिया किंगडम पर उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया है, लेकिन लेनिया और ब्रिटानिया किंगडम अभी भी उनसे लड़ रहे हैं। हिबिकी को ये भी पता है कि ब्रिटानिया का भी एक हीरो है और वो दोनों नेशन साथ में काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों का दुश्मन एक ही है, लेकिन जैसे ही ये वॉर खत्म होती है उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। वो अपने वुल्फ स्पिरिट को बाहर निकालती है जो कि उस सैश के अंदर था। कल हिबिकी ने अपने लिए टीममेट सेलेक्ट करने हैं, वहीं किंग ने पहले से ही कोटमेज वुडी और नाइट वर्डा को उसके लिए सजेस्ट किया है। अगली सुबह हम नेवल को देखते हैं जिसे सिल्वर हेयर डोगर के नाम से भी जाना जाता है। उसे हिबिकी को देखकर लगता है कि वो बैटल के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर कोटमेज वुडी आकर उसे रोक देता है। वहीं हिबिकी ने उसको देखते ही पहचान लिया था कि वो वहां पे सबसे ताकतवर है और वो उससे स्वॉर्ड चलाना सीखना चाहती है और साथ ही उसका पार्टनर भी जो कि बैटल में उसके साथ जाए, लेकिन नेवल कहती है कि वो ऐसे पर भरोसा नहीं कर सकती जिससे तलवार पकड़ना भी सिखाना पड़ेगा। तुम तो बस डीमंस को मारना चाहती हो ना, तो अगर तुम मेरा साथ देती हो तो तुम जितने मर्जी डीमंस को मार सकती हो। ये सुनकर नेवल उसकी बात को मान जाती है। इसके बाद लीमिया के बॉर्डर पर लॉरल की प्रीस्टेस का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें उसे एस्कॉर्ट करने का मिशन दिया गया है, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर माना ईटिंग मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं जिनका नाम कोबॉल्स है। वो अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है और वो सभी लोग जाकर उन कोबॉल्स से लड़ने लगते हैं, लेकिन हिबिकी ने कभी भी किसी की जान नहीं ली थी तो वो घबराने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने साथियों को आवाज देकर बुला लेता है। ये देखकर हिबिकी को पछतावा होने लगता है क्योंकि उसके सभी साथी उसी की वजह से मुसीबत में पड़े थे, पर उन्हें मुसीबत में देखकर वो अपनी हिम्मत को इकट्ठा करती है और एक एक करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लगती है, जिसके बाद वो सभी साथ में मिलकर सभी कोबॉल्स को हरा देते हैं। प्रिंसेस कहती है कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अगर चिया ने उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो लॉरल की किंगडम के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन तभी चिया अपने बालों को काट देती है और कहती है कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने दिया तो लॉरल को लगेगा कि उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। सुन बे डोबी, तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? क्या बोले जा रही है? उसकी हरकतों को देखकर हिबिकी उसे पार्टी में एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो साथ में मिलकर डीमंस को हराते जाते हैं और वो एक बार भी नहीं हारे, लेकिन जब उनका सामना मियो से हुआ था जो कि उस वक्त अपनी स्पाइडर फॉर्म में थी, वो बहुत बुरी तरह से हारे थे। मियो की स्किन बहुत ज्यादा टफ थी तो उनका कोई भी अटैक उसे पैर से नहीं कर पाता, पर नेवल उसके ऊपर हमला करना जारी रखती है और उसके एक पैर को काट देती है, लेकिन वो इंस्टेंटली अपने पैर को फिर से उगा लेती है। मियो नेवल को खाने वाली थी, लेकिन तभी हिबिकी बीच में आकर उसे बचा लेती है और चिया से कहती है
कि वो उसे हील करे, लेकिन तभी ब्लैक डिजास्टर उनके ऊपर हमला करके उन सभी को हरा देती है और अब सिर्फ हिबिकी बची थी, जो कि अटैक के दौरान मियो की एक आंख को घायल कर देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे अपने रूम में होश आता है और वो देखती है कि उनकी पार्टी में से सब लोग अभी भी जिंदा है। हम पहली बार हारे हैं, थैंक्स ब्लैक स्पाइडर, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। हिबिकी के दूसरी दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद, और भी हमने सुना तू मॉडल है, चल पैसे निकाल। इस लड़के का नाम टोमुकी है, जो कि अपनी जिंदगी से परेशान है और वो किसी और दुनिया में जीना चाहता है जहाँ उसके पास सुपर पावर्स हो। इसके बाद वो सोने चला जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने गॉडेस थी। वो उसकी मदद मांगती है और बदले में मैजिक और एक ताकतवर बॉडी दे देती है। साथ ही उसे एक ऐसी आंख देती है जिससे वो दूसरों को चार्म कर सकता है। वो साथ ही उसे फ्लाइंग शूज भी देती है और एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो रात को अमर हो जाएगा। लेकिन वो अपने अपीयरेंस से खुश नहीं था, तो वो उसे चेंज करके ब्रिटानिया में भेज देती है, जहाँ ग्रेटोनिया एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस उसका स्वागत करती है, जिसका नाम लिली है। वो उसे रॉयल गार्ड जिनीविया से मिलवाती है, जिसे देखकर वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी फीमेल नाइट नहीं देखी थी। उसकी बदतमीजी को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखती है, वो शर्माने लगती है। लिली को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और टोमोकी को साथ में चलने को कहती है ताकि वो उसके लेवल को मेजर कर सके। उसे पता लगता है कि टोमोकी के पास एक मैजिकल आई है और वो डॉक्टर से कहती है कि वो ऐसा कुछ करे जिससे उस आंख का असर रॉयल फैमिली के ऊपर ना हो। इसके बाद प्रिंसेस उसके पास यूकी नात्सु को लेकर आती है, जो कि एक एल्केमिस्ट है, पर वो दवाई नहीं बल्कि गोलम्स बनाती है। गोलम्स का नाम सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसका चार्म यूकी नात्सु पर भी काम करने लगता है, जो कि सीधा उसे अपने रूम में बुलाने लगती है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। अगले दिन वो कासल के बाहर टहल रहा था, लेकिन तभी उसे एक ड्रैगन दिखता है, जिसे देख के वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है। वहाँ वो मोरो से मिलता है, जो कि एक ड्रैगन समनर है और ग्रेटेस्ट टेमर। क्या तुम कासल में अपनी फैमिली के साथ रहती हो? लेकिन वो उसे बताती है कि लिली उसे कासल में तब लेके आई जब डीमंस ने उनके विलेज को तबाह कर दिया था। वो उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी उसकी आंख उस लड़की पर भी काम करने लगती है और वो सीधा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। भाई एक बिस्तर पे बुला रही है, एक मंडप पे, क्या चल रहा है? टोमोकी लिली से कहता है कि वो उन तीनों लड़कियों के साथ पार्टी बनाना चाहता है। वो तो तुम्हें पहले से ही पसंद करती है, तो पार्टी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी आंख पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या सभी लोग सिर्फ मेरी आंख की वजह से मुझे पसंद करते हैं? जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे बारे में क्या सोचती थी? पर लिली उससे कहती है कि वो एक बहुत अच्छा हीरो है और इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। उनके बीच में किसी किसी होती है और बिस्तर पे थोड़ा गुलू गुलू, क्योंकि लिली डीमंस को हराने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लिली टोमोको को बताती है कि ग्रेटोनिया और लीमिया डीमंस के ऊपर जॉइंट अटैक करने वाले हैं। टोमोकी कहता है कि वो लीमिया किंगडम के हीरो से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ नेवल हिबिकी को डीमन से लड़ने के प्लान के बारे में बता रही थी। वहीं हिबिकी भी उस हीरो से मिलना चाहती थी, क्योंकि उन दोनों की उम्र भी सेम ही है और वो दोनों ही सेम दुनिया से आए थे। इसके बाद उन दोनों देशों की मीटिंग होती है, जहाँ लिली उन्हें बताती है कि किंग ऑफ आयम ने उनकी मदद के लिए कुछ सैनिक भेजे हैं, लेकिन उन्हें लॉरल से बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। और हिबिकी को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इस प्रीस्टेस ने भसड़ मचाई थी। लेकिन लिली बताती है कि इसके बावजूद भी उनके नंबर्स डीमन से कहीं ज्यादा हैं। साथ ही गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से उन्हें और भी ज्यादा एडवांटेज मिला है। हिबिकी उनसे पूछती है कि वो भला रात में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें रात में ही लड़ने की आदत है। पिछली दुनिया में मेरी एक दोस्त मॉडल को पसंद करती थी, उसका नाम भी टोमोकी था, क्या तुम वही तो नहीं? लेकिन ये सुन के वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो दोनों अलग इंसान हैं। ये देखकर वो उससे माफी मांगती है और टोमोकी उससे पूछता है कि उसका लेवल क्या है। मेरा लेवल 430 है। काफी कम है, मेरा 600 से भी ज्यादा है। और हाँ, मुझे टोमोकी कुन बुलाना बंद करो, अब से तुम मुझे टोमोकी सान बुलाओगी। अच्छा हाँ ठीक है। रात को नेवल हिबिकी से पूछती है कि वो इस दुनिया में क्यों आई। मेरा जन्म बहुत ही अच्छी फैमिली में हुआ था और किसी भी चीज में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं जिंदगी में चैलेंज महसूस करना चाहती थी। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम कहाँ पहले एक कोबोल्ट को भी नहीं मार पा रही थी और अब सीधा वॉर में जा रही हो। पर इस बार मेरे पास एक दोस्त है जो कि मेरे साथ लड़ेगा। टोमोकी गॉडेस से ब्लेसिंग मांगता है। दूसरी तरफ एक डीमन की कमांडर को पता लगता है कि उनके ऊपर जल्द ही हमला होने वाला है। इसके बाद वॉर शुरू हो जाती है और हिबिकी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि वो डीमंस को बड़ी ही आसानी से हरा रहे थे। तो वो चियो और वुडी से कहती है कि वो उन सब के चारों तरफ बैरियर बना दे। इसके बाद वो डीमन के फोर्ट्रेस के गेट के पास पहुंच जाते हैं। वहां रोना एक मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उनकी सारी आर्मी वहां से नीचे गिरने लगती है। पर टोमोकी अपनी फ्लाइंग शूज का यूज करके उससे बच जाता है और जब रोना इस मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है, वो अपने डिवाइन स्पेयर से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वहीं टोमोकी की पार्टी भी बच गई थी, क्योंकि यूकी नात्सु ने टोमोकी के शूज के रेप्लिकास बनाए थे। इसके बाद वो मोरा से कहता है कि वो अपने ड्रैगन को समन करे और वो उसके ऊपर बैठकर फोर्ट के अंदर जाने लगते हैं। तो एक डीमन कमांडर उनसे लड़ने के लिए सामने आता है। उसे देखते ही टोमोकी उसके ऊपर हमला कर देता है। बड़े बेशर्म हो यार, अपना नाम तो बताओ पहले। तभी वहां पर हिबिकी भी आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो वो बताता है कि वो 3rd ब्रिगेड जनरल है और उसका नाम लो है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो डीमन अपने हाथ को फिर से रिजनरेट कर लेता है। तभी वो एक रिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से टोमोकी और हिबिकी के ऊपर से गॉडेस की ब्लेसिंग हट जाती है। इसकी वजह से टोमोकी की फटने लगती
देती है क्योंकि अब वो रात में भी अमर नहीं बचा था। तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हिबिकी जाने से मना कर देती है, जिसके बाद हिबिकी के साथी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहीं गॉर्जस सब कुछ देख रही थी। तो हीरोज मिलकर भी इसे कुछ नहीं कर पा रहे। तभी उसकी नजर मकोटो पर जाती है और वो उसे टेलीपोर्ट करके उन दोनों के सामने रख देती है। और जब इन तीनों की फाइट चल रही थी, हिबिकी और उसके साथियों को लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और वो सब के सब उस जनरल से बुरी तरह से पिट रहे हैं। और वो अभी तक यहाँ पर सिर्फ इसलिए टिके थे क्योंकि उन्हें सपोर्ट स्पेल से मदद मिल रही है। तो नेवल वुडी से कहती है कि वो मैजिक डिवाइस को यूज करे जिससे वो उस जनरल से अकेले लड़ पाएगी और उन सबको समय मिल जाएगा यहाँ से बच के निकलने का। वो पहले ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसकी स्वॉर्ड के ऊपर एक टैलिस्मैन रखकर उसके हाथ में एक रोज देता है, जिससे जब वो तोड़ती है उसकी गर्दन पर एक निशान आ जाता है। और इस बार जब नेवल उसके ऊपर हमला करती है, वो उसे एक्चुअली घायल कर पाती है। ये देखकर हिबिकी हैरान हो जाती है, लेकिन वर्डा उसके गर्दन पर रोज को देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद वो लो पर हमला करके उसके हाथ को काट देती है और कहती है कि ये कितना शर्मनाक है कि वो अब तक एक डीमन को भी नहीं हरा पाए। तुम्हें असल में गर्व होना चाहिए, मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर डीमन हूँ। ये तो अच्छी बात है, यानी तुम्हें हरा दिया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेवल उसकी गर्दन पर अटैक कर देती है, जो देखकर लो भी हैरान था। तुम लोगों ने कमाल कर दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस बैटल में अपनी पूरी ताकत यूज करनी पड़ेगी। और वो अपने सेकंड फेस को एक्टिवेट करता है। नेवल वुडी को आवाज लगाती है, जो कि अपने मैजिक पावर का यूज करके सभी को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। हिबिकी उसे रुकने को कहती है, लेकिन वर्डा उसे पकड़ लेता है और बताता है कि रोज साइन उसके यूजर को बहुत ज्यादा ताकत देता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तुम तो अब मुझसे लड़ भी नहीं सकती, मुझे लगता है बाकियों के पीछे जाना होगा। लेकिन नेवल कहती है कि वो अब भी लड़ सकती है। लो उसे पंच करने जाता है, लेकिन वो अपनी तलवार को उसके हाथ में घुसा देती है और डेथ रिवॉर्ड स्पेल का यूज करती है, जो कि उन दोनों को भी जलाकर राख कर देगा। जिसके बाद वहां पर एक धमाका होता है और हिबिकी दूर से इन सब चीजों को देख रही थी। दूसरी तरफ टोमोकी को पछतावा हो रहा था, मुझे हिबिकी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन लिली कहती है कि उसका जिंदा रहना ग्रेटोनिया के लोगों को ताकत देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लो अभी भी जिंदा है और रोना उसे बताती है कि सोफिया हार गई है, यानी जिसे भी गॉडेस ने समन किया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इसी दौरान मियो और टोमो मकोटो को हील कर रहे थे। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जो कि एक टाउन में जाकर सीवीड और काफी सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदना चाहती है एक जापानीज डिश बनाने के लिए। वहीं टोमो को पता लगता है कि जहाँ पे मकोटो की फाइट हुई थी वहां पर एक लेक बन गई है, तो वो उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। दूसरी तरफ शिकी और मकोटो रॉड्सगार्ड में पहुंच गए हैं। मकोटो शिकी से कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू करे। तभी वो दोनों एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़कों ने घेरा हुआ था। वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लड़का उसे धक्का दे देता है। मकोटो हीरो बनता हुआ उन्हें रुकने को कहता है, पर क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकता था, वो उसके लिखे हुए को पढ़ते भी नहीं और बेचारे को इग्नोर कर देते हैं। तो वो शिकी को मैटर संभालने को कहता है, सुनो बे कुत्तों, शु शु शु। लेकिन ये सुन के वो सब लोग मकोटो के चेहरे की बेइज्जती करने लगते हैं। बेचारे को पंचिंग बैग समझ रखा है सभी ने, हर कोई आगे बजा जाता है। यहाँ पर अगर वो दोनों होती तो ये सब के सब मारे गए होते, पर शुक्र है मेरे पास शिकी है, इस प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी बकवास सुनकर शिकी को भी गुस्सा आ चुका था। वो उनसे कहते हैं कि उन्हें इस लड़की से बात करनी है, तो वो यहाँ से चले जाएं। देखो बेचिलगोजो, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा अगर तुम चुपचाप यहाँ से चले जाते हो। मकोटो शिकी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे छोकरे विंड मैजिक का यूज करने लगते हैं। उन्हें देखकर मकोटो कंफ्यूज हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो हमला नहीं करने वाले, लेकिन इसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है। तभी शिकी उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी को आसमान में पहुंचा देता है, जिसके बाद मकोटो उसके स्पेल को ब्रेक कर देता है। मकोटो उस लड़की से कहता है कि अगर वो पढ़ सकती है तो यहाँ से चली जाए, पर ये औरत नमक हराम थी। मैंने तुम्हारी मदद तो नहीं मांगी थी। मकोटो उससे कहता है कि बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो यहाँ से सेफली जा सकती है। वो समझ जाती है कि वो बाकियों जैसा नहीं है, तो जाते जाते वो उसे बताती है कि वो गोतेत्सु रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस है, तो अगर वो वहां पर आते हैं तो वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती है। तभी वो देखते हैं कि वो सारे लड़के अभी तक फ्लोट कर रहे थे। मकोटो शिकी को उनकी मदद करने को कहता है, जो कि उन्हें नीचे पटक देता है, लेकिन अब भी उन लड़कों की हेकड़ी शांत नहीं हुई थी और वो उन्हें धमकी देकर वहां से भाग जाते हैं। मकोटो शिकी को बताता है कि एंट्रेंस एग्जाम 3 दिन में होने वाले हैं। आप सच में एंट्रेंस एग्जाम दोगे? अगर मुझे स्टोर ओपन करने की परमिशन लेनी है तो एकेडमी में एडमिशन लेना ही होगा। लेकिन जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो स्टूडेंट का नहीं है, वो तो टीचर का है। ये सुन के मकोटो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये है क्या। आप इस टेस्ट को देकर टीचर बन जाएंगे। जो रैम्ब्रांट ने डॉक्यूमेंट्स दिए थे इसमें तो सब कुछ लिखा है। और हमें पता चलता है कि ये चीज मॉरिस की गलती की वजह से हुई थी, क्योंकि उसके चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। एग्जाम के दिन मकोटो ऑफिशियल से पूछता है कि क्या टीचर के अलावा कोई और पोजीशन अवेलेबल है, पर ये सुन के वो भड़क जाता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उन्हें टीचर्स की जरूरत है, पर कोई ना कोई अजीब अजीब सी रिक्वेस्ट लेकर आता ही रहता है। जिसके बाद हर इंसान की तरह वो भी मकोटो की शक्ल की बेइज्जती करने लगता है, पर इसकी वजह से शिकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी लाइफ फोर्स को खींचने लगता है। पर इससे पहले कि वो शादी की उम्र में ससुर बनता, मकोटो शिकी को रोक देता है, लेकिन शिकी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी वहाँ एक औरत आती है जो उस बंदे की बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और मकोटो से पूछती है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम देना चाहता है या फिर रिटन। तभी वो देखती है कि उसके पास रैम्ब्रांट कंपनी का रिकमेंडेशन लेटर है, तो उसे लगता है कि मकोटो
मकोटो काफी टैलेंटेड होगा। मकोटो अभी सोच ही रहा था कि उसे कौन सा एग्जाम देना चाहिए, लेकिन तभी शिकी उससे कहता है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम देगा क्योंकि इसे बहुत कम लोग पास कर पाते हैं। पर एग्जाम तो मुझे देना था ना। एग्जामिनीज को बताया जाता है कि एग्जाम 3 दिन तक होने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें टेस्टिंग एरिया में जाना होगा। उन्हें 2 आइटम्स भी दी जाती है। वो फेदर का यूज करके यहाँ पर वापस आ सकते हैं, और अगर वो बेल को बजाते हैं इसका मतलब ये होगा कि वो एग्जाम को छोड़ना चाहते हैं। एग्जामिनीज आपस में नहीं लड़ सकते, लेकिन वो सब लोग आपस में काफी दूर होंगे, तो वो शायद ही एक दूसरे को देखेंगे। और अगर वो एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो उन्हें 3 ऑब्स को इकट्ठा करना होगा, जो कि टेस्टिंग एरिया में इधर उधर फ्लाई कर रहा होगा। इसके बाद सभी एग्जामिनीज को टेस्टिंग एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मकोटो अपनी इन्वेस्टिगेटिव काय का यूज करता है और देखता है कि यहाँ पर उसे खाने और पीने की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। साथ ही बाकी के एग्जामिनर्स उससे बहुत दूरी पर हैं। तभी मकोटो को एक रेड कलर का ऑर्ब दिखता है और वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि हर ऑर्ब को डैमेज करने का मैजिक अलग है और एक लिमिट पर डैमेज करने के बाद उन्हें सेफली पकड़ा जा सकता है। लेकिन बताए हुए तरीके से अगर किसी और तरीके से उसे डैमेज किया गया तो वो ऑर्ब फट जाएगा। रेड ऑर्ब को सिर्फ फिजिकली डैमेज किया जा सकता था, तो मकोटो उसे जाकर पंच मारता है, लेकिन वो उसके मुक्के से टूट जाता है। इसके बाद उसे येलो ऑर्ब दिखता है जिसके ऊपर सिर्फ मैजिक अटैक्स काम करेंगे, तो वो उसके ऊपर एक फायरबॉल शूट करता है, लेकिन वो भी टूट जाता है। लास्ट में उसे एक ब्लू ऑर्ब दिखता है जिसके ऊपर सिर्फ रेंज अटैक्स काम करेंगे, तो वो अपनी एरो को उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन वो वाला ऑर्ब भी टूट जाता है। ये सब हो क्या रहा है? मैं ज्यादा ताकत का यूज कर रहा हूँ। एक सेकंड, सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग स्पेल को हटाता हूँ। जिसके बाद उसे सामने एक रेड ऑर्ब दिखता है और वो उसे हल्का सा टच करता है, लेकिन इससे भी वो टूट जाता है। मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है? वो बेचारा रात तक उदास होकर बैठा हुआ था और एक बैरियर लगाकर सो जाता है। सुबह उठने के बाद वो देखता है कि उसके सामने कुछ मॉन्स्टर्स मरे हुए थे। उसे अपनी इन्वेस्टिगेटिव काय का यूज करके पता लगता है कि एक एग्जामिनी वहां पर नहीं था, तो वो भी जल्दी से टेस्ट को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। वो एक ब्लू ऑर्ब को पकड़ने की कोशिश करता है और इस बार अपने एरो के फेदर एंड से उसे बस टच करता है, लेकिन तभी वो कहीं और पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगली बार जब वो इस टेक्निक को ट्राई करता है वो सक्सेसफुली इस ऑर्ब को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो सेंस करता है कि एक और एग्जामिनी वहां से जा चुका है। ये साले पास कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं एग्जाम से। इसके बाद वो येलो ऑर्ब को पकड़ने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो वेकनिंग काय से खुद को कमजोर करता है और फायर बॉल को माचिस की तीली जितना छोटा बनाता है, और इस अटैक की मदद से वो उस येलो ऑर्ब को भी पकड़ लेता है। उसी दिन रात को मकोटो सेंस करता है कि एग्जाम की साइट पर एक नया बंदा आया है। अगली सुबह जब वो उठता है एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका सूट उसके सभी चाकुओं को ब्लॉक कर देता है। वो बंदा उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि वो उसके पीछे है और वो उससे बच के वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बंदा उसे पकड़कर उस पर अपने चाकू से हमला कर देता है। मकोटो उसके चाकू को अपने हाथ से ही पकड़ के तोड़ देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस चाकू में पॉइजन था। शिट, हाथ से तोड़कर कूल बन रहा था मैं, पोपट हो गया। मकोटो उससे पूछता है कि क्या वही एग्जामिनीज को टारगेट कर रहा है। बाकी के एग्जामिनीज पहले ही बाहर जा चुके हैं और अब तुम्हें मेरी ब्लेड तोड़ने की कीमत तो चुकानी ही होगी। वो जहर बहुत जल्दी काम करता है, तुम जल्द ही मरने वाले हो। लेकिन मकोटो ने उस जहर को न्यूट्रलाइज कर दिया था, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। मकोटो उससे कहता है कि अगर वो बता दे कि किसने उसे यहाँ पर हायर किया है तो वो उसे बता देगा कि उसने जहर को कैसे न्यूट्रलाइज किया। जब असासिन गिल्ड से मुझे जॉब मिलती है, क्लाइंट से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता। मकोटो उसे पैरालाइज करके वहां से जाने लगता है और उसे बताता है कि पॉइजन उस पर इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वो इम्यून है, जिसके बाद उसे वो लात मार के हवा में दूर उड़ा देता है। वही मकोटो अब तक रेड ऑर्ब को पकड़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी बॉडी से लगातार माना रिलीज होता ही रहता है। तभी मकोटो को याद आता है कि उसने मछली काटने के लिए एक चाकू लिया था और इसकी मदद से वो उस रेड ऑर्ब को भी पकड़ लेता है और फेदर का यूज करके एग्जाम से बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि बाकियों की तरह मकोटो भी एग्जाम से क्विट कर रहा है, लेकिन मकोटो उसे तीनों ऑर्ब पकड़ा देता है। मैंने जब कहा था कि 3 ऑर्ब चाहिए तो किसी भी एक कलर के 3 ऑर्ब कहा था मैंने, क्योंकि यूजुअली कोई भी एग्जाम नहीं किसी एक अटैक में स्पेशल होता है। तुम तो तीनों ही ले आए। एग्जाम की हिस्ट्री ने कभी भी किसी ने इस तरह से एग्जाम पास नहीं किया। मकोटो शिकी को बताता है कि उसे एक टेम्पररी इंस्ट्रक्टर की तरह रख लिया गया है और वो गुतेत्सु रेस्टोरेंट में जाने की सोचता है क्योंकि अगला एग्जाम काफी देर में होगा। दूसरी तरफ एग्जामिनर एक लड़की के साथ पार्टी शार्टी कर रहा था और कहता है कि एग्जाम में कोई भी पास नहीं होने वाला था क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट के हिसाब से एग्जाम की डिफिकल्टी को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी मकोटो पास हो गया, जो सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है। मकोटो को एकेडमी में बुलाया जाता है, लेकिन उससे पहले वो लंच करना चाहता था और हमें पता लगता है कि वो 5 दिनों से लगातार गुतेत्सु में ही खा रहे हैं और हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम लूरिया है। वहीं छुप के वही बंदा उन दोनों को देख रहा था। तभी एकेडमी की एक लड़की उसके पास आती है और उसे एक मैजिक पोशन देती है जिससे उसकी फिजिकल और मैजिकल एबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। इसके बाद एकेडमी में मकोटो को टीचिंग के रूल्स के बारे में बताया जाता है। वो यहाँ पर अपने बिजनेस को प्रमोट तो कर सकता है, लेकिन एकेडमी पर पैसे लेने या देना अलाउड नहीं है। टीचर्स को हर स्टूडेंट पर 10 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और पार्ट टाइम टीचर्स मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को लेक्चर कर सकते हैं। मकोटो कहता है कि वो जल्द ही टीचिंग शुरू करना चाहता है, लेकिन वो काफी कम स्टूडेंट को टीच करेगा। ये सुन के वो हैरान हो जाती है क्योंकि ज्यादातर टीचर्स जितना हो सके उतने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक फुल टाइम टीचर आता है जिसका नाम ब्राइट है। तो तुम प्रैक्टिकल टीचिंग करना चाहते हो। मेरा मेन फोकस थ्योरी है, लेकिन मैं कॉम्बैट ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो मैं 10 स्टूडेंट्स को तुम्हारे पास भेज दूंगा जो भी इंटरेस्टिंग होंगे।
होगे। इस साल कई कमाल के स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ तो फ्लोटिंग स्पेल भी कास्ट कर सकते हैं और टेलीपैथी के जरिए बात भी कर सकते हैं। फ्लोटिंग स्पेल्स, कहीं ये उन लोगों की तो नहीं बात कर रहा। इसके बाद मकोटो लाइब्रेरी के अंदर जाता है ताकि उसे लेक्चर के लिए कुछ मटेरियल मिल सके। तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आती है और मकोटो उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई मैजिक इंकांटेशन पर बुक है, लेकिन जैसे ही वो उसका नाम लेकर उसे बुलाती है वो एक बैरियर बनाकर पीछे हट जाता है। ये देखकर वो लड़की उसके रिफ्लेक्सेस के लिए ताली बजाती है और कहती है कि वो एकेडमी के हर टीचर का नाम जानती है, पर मकोटो को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि एकेडमी में 100 से भी ज्यादा टीचर्स हैं। मुझे तुम्हारे बारे में एग्जामिनर ने बताया था और मेरी छोटी बहन लूरिया ने। देखा जाए तो इनकी शक्ल तो मिलती है पर उसके साइज में थोड़ा फर्क है। दूसरी तरफ मियो बरेटा नाम की लड़की से खाना बनाना सीख रही है। वो तो मजे कर रही है लेकिन उसके चाकू चलाने के तरीके से उस लड़की की फटी पड़ी है। दूसरी तरफ रॉड्सगार्ड एकेडमी में हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें मकोटो के पास ब्राइट ने भेजा है। और यहाँ पर मैंने पहले नहीं बताया पर वो अपना इस शहर में पूरा इंट्रोडक्शन कुजोनोहा के नाम से दे रहा है, तो सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स उसे कुजोनोहा नाम से जानते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि नया टीचर उन्हें पढ़ाने लायक बिल्कुल नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ब्राइट ने भेजा है। कुछ स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि अगर वो ज्यादा बदसूरत हुआ तो वो उसकी क्लास को अटेंड नहीं करेंगे। वहीं मकोटो अपनी काय का यूज करके उनकी सारी बकवास को सुन रहा था, तो वो शीके से कहता है कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर बनेगा। स्टूडेंट्स अपनी क्लास के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स को शीकी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन मकोटो को देखकर उन्हें लग रहा था कि वो एक कोबाल्ट जैसा दिख रहा है। मकोटो सभी को सीरियस होने को कहता है क्योंकि उसकी क्लास मुश्किल होने वाली है, पर एक स्टूडेंट कहता है कि उसकी स्पेशलिटी स्वॉर्ड के साथ है। मकोटो को पता लगता है कि वो सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, तो वो टोमो की स्ट्रेटेजी को यूज करने का डिसाइड करता है और जम के उनकी बेइज्जती करने लगता है। थोड़ी देर जलील होने के बाद एक स्टूडेंट कहता है कि ये तो नॉर्मल है, ज्यादातर लोग एक ही एलिमेंट में स्किल्ड होते हैं, पर मकोटो कहता है कि अगर बैटल के दौरान उनका वही एलिमेंट फेल हो गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, तो उन्हें कम से कम 3 एलिमेंट्स को सीख लेना चाहिए। लेकिन जब से मकोटो आया था वो बड़बड़ी कर रहा था और स्टूडेंट को लगने लगता है कि उसमें खुद भी कुछ टैलेंट है नहीं, तो वो स्टूडेंट्स के साथ शीकी की मॉक बैटल करवाना चाहता है ताकि उन्हें उसकी ताकत का पता लग सके। सभी स्टूडेंट्स शीकी के स्टाफ को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के माना थे, लेकिन वो मकोटो से जरा भी माना सेंस नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। शीकी लगातार मकोटो के ऊपर हमला करता ही रहता है लेकिन वो उसके बैरियर को तोड़ नहीं पाता। उससे फाइट करता हुआ देखकर मकोटो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड पहले से तेज हो गई है और शीकी कहता है कि ये सब कुछ उसकी मियो और टोमो के साथ ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। मकोटो फायर ब्लास्ट से उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से शीकी काफी दूर जाता है, लेकिन मकोटो ये देखकर इंप्रेस था कि वो उसके अटैक को सर्वाइव कर गया। इसके बाद वो अर्थ मैजिक से मकोटो के ऊपर हमला करता है लेकिन वो फायर एरो को शूट करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। वहीं स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने आखिर ये चल क्या रहा है। इसके बाद मकोटो एक चट्टान से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो अपने स्पेल को कास्ट करके उस चट्टान को हवा में ही रोक देता है। ये देख के मकोटो फायर और वाटर एरो दोनों को एक साथ शूट करता है, पर शीकी इसे भी ब्लॉक कर लेता है और डॉर्फ्स का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने इस खतरनाक सी स्टाफ को बनाया है। इसके बाद वो बैटल को खत्म करने का डिसाइड करते हैं और अपने आखिरी हमले के लिए स्पेल को कास्ट करने लगते हैं। स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान थे कि मकोटो बोल सकता है और सोचने लगते हैं कि मंत्र को बोला हुआ स्पेल आखिर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। दोनों की मैजिक पावर आपस में टकरा जाती है जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इससे एक लड़की भी घायल हो जाती है और सारा धुआं शांत होने के बाद वो लोग देखते हैं कि शीकी हार चुका था। मकोटो क्लास को खत्म करता है और उसे कहता है कि ये उनकी मर्जी है कि इन्होंने उसकी क्लास को ज्वाइन करना है या फिर नहीं, लेकिन अगर वो ताकतवर बनना चाहते हैं तो उन्हें उसकी क्लास को ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। जाते हुए मकोटो शीकी से कहता है कि वो उस लड़की की इंजरी को ठीक कर दे। शीकी उसे हील कर देता है लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है उसका चेहरा लाल हो जाता है। वहीं उस फाइट को देखकर स्टूडेंट्स का रिएक्शन थोड़ा मिक्स था, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर डरे पड़े थे, कई एक्साइटेड थे और वो मकोटो से नई चीजें सीखना चाहते हैं। दूसरी तरफ टोमो उसी लेक के पास जाती है जो मकोटो के अटैक की वजह से बना था। वो एक इंसान से सवाल जवाब करती है जो कि फाइट के दौरान वहीं पर मौजूद था। उसे लगता है कि मकोटो उन्हें पनिश करने आया था क्योंकि वो डीमन से लड़ रहे हैं। टोमो उसकी मेमोरीज को देखती है और कहती है कि जब से उसके मास्टर यहाँ पर आए हैं तब से वो एक दिन भी बोर नहीं हुई। अगले दिन मकोटो देखता है कि उसकी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे आए थे और शीकी उन सब की अटेंडेंस लेता है। जिसके बाद एक स्टूडेंट मकोटो से पूछता है, हमें लगा था आप बोल नहीं सकते हैं पर कल आप तो मंत्रों को पढ़ रहे थे। मकोटो उन्हें बताता है कि किसी वजह से वो कॉमन लैंग्वेज को नहीं बोल सकता। क्लास शुरू हो जाती है और मकोटो उनसे पूछता है कि माना यूज करने पर शरीर पे क्या असर पड़ता है। वो कहते हैं कि अगर अपना आधा माना यूज कर लिया तो वो बहुत ज्यादा थक सकते हैं और अगर पूरा कर लिया तो वो बेहोश भी हो सकते हैं और अगर माना लिमिट से भी ज्यादा माना यूज करने की कोशिश की तो मौत हो सकती है। वो उससे पूछते हैं कि वो इतने नुबड़े से सवाल क्यों कर रहा है। मकोटो उन्हें बताता है कि वो उनके लिमिट्स को टेस्ट करना चाहता है और इसमें इंजरी भी हो सकती है, पर उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास काफी सारे माना रिकवरी पोशंस और हीलिंग पोशंस हैं। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है कि वो एक साथ उसके ऊपर हमला करें, लेकिन अगले ही पल में वो सबके सब टूटी फूटी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे, सिर्फ जिन और मित्रा को छोड़कर। मित्रा अपने बचे खुचे माना से जिन को हील करता है और बेहोश हो जाता है। जिन कम से कम एक हिट लैंड करने के लिए मकोटो पर हमला करने चाहता है, लेकिन वो भी बड़ी आसानी से मकोटो से हार जाता है। लड़ाई के बाद वो सब लोग
काफी उदास बैठे हुए थे। मकोटो उनसे कहता है कि इस क्लास में उन्होंने जो भी सीखा है उस पर उन्हें एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। दूसरी तरफ हम इलुमगांड को देखते हैं और मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में इसका नाम यही है, जो कि किसी और स्टूडेंट के साथ अपनी फाइट को जीत जाता है। शाम को वो उसी मेडिसिन को अपने हाथ में लेकर कहीं जा रहा था, तभी उसके बगल से मकोटो गुजरता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। रात को वो अपने स्टूडेंट्स की रिपोर्ट देखता है और शीके से कहता है कि जितना उसने सोचा था उन स्टूडेंट्स का पोटेंशियल उससे ज्यादा है। भले ही मुझ में टीचर बनने की क्वालिटीज नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आगे हम देखते हैं कि जिस असासिन ने मकोटो को मारने की कोशिश की थी उसे ब्राइट ने हायर किया था और वो असासिन से कहता है कि जो उसने अधूरा छोड़ा है वो उसे पूरा करे।